डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज से हमारी एक नई लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और आज हमारा उसका पहला लेक्चर है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को पहले ही पढ़ लिया हो। तो इंटरनेशनल लॉ की ये दो ब्रांचेस कैसे हम पढ़ रहे हैं, ये कई बार क्योंकि पढ़ते वक्त हमको ऑब्वियसली पता चलता है, लेकिन फिर भी ब्रॉड लेवल पे अगर हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को देखें तो इट इज़ कंपोज ऑफ 3 वर्ड्स, वन इज़ पब्लिक, वन इज़ इंटरनेशनल एंड लॉ इज़ देयर। इसका मतलब ये है कि सर्टन लीगल प्रोविजंस आर देयर जो कि अप्लाई होती हैं इंटरनेशनली एंड पब्लिक एट लार्ज पे। इसका मतलब ये है, ये प्राइवेट पीपल के डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग नहीं होती, एट लार्ज पॉपुलेशन को ही अफेक्ट करती हैं, अप्लाई होती हैं, या कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो उनको रिजॉल्व करती है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दो ब्रांचेज हैं इंटरनेशनल लॉ की। और जो हमारा ये इंटरनेशनल लॉ है, इसका जो ये टर्म कॉइन की थी, ये बैंथम ने की थी, जर्मी बैंथम, इन 1780। ठीक है, तब से इंटरनेशनल लॉ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। डिफरेंट प्रोपाउंडर्स, डिफरेंट थ्योरीज थी जिन्होंने डिस्कस करा कि व्हाट इज एक्चुअली द इंटरनेशनल लॉ इज, एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हाउ बाइफर्केटेड in 2 branches, one is public international law and private international law। और ह्यूगो ग्रोशियस को, इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी रिमार्केबल वर्क करा। इनकी बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं वो वर्ल्ड रिनाउंस हैं। और इवन जब हम एकेडमिक जूरिस्ट की बात करते हैं और हम ये करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को अगर देखा जाए तो हम कहाँ से देखें कि इंटरनेशनल लॉ आखिरकार है क्या, एंड हाउ इट इज़ प्रोपगेटेड फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम टू द करंट सेंचुरी। तो ह्यूगो ग्रोशियस का राइटिंग्स का रेफरेंस इवन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड डिफरेंट म्यूनिसिपल लॉ भी अगर किसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को डील कर रहे हों तो वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो जो अगर हमारा, अब हम अगर ये बात करें कि मीनिंग क्या है हमारे इंटरनेशनल लॉ का, राइट, तो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो डील होता है इंटरनेशनली। जहाँ भी इंटरनेशनल वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा नेशंस की बात हो रही है, या पब्लिक एट लार्ज की बात हो रही है, किसी कम्युनिटी की बात हो रही है, राइट। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल, इसका मतलब क्या है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ का कोई स्टैट्यूट नहीं है, जैसे हम अब इंडिया में देखते हैं या हम किसी और कंट्री में देखते हैं, उनके सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट को डील करने के लिए सर्टन स्टैट्यूट्स आर देयर, ए सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, जो कि बताता है कि हाउ द लॉ विल बी अप्लाइड एंड व्हाट आर द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट आर डेल्ट अंडर द लॉ। बट क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज पे अप्लाई होता है, तो एक स्ट्रिक्ट लॉ कौन सा कंट्री पास करेगा, इसमें हमेशा ही कन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन जनरल अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, हम डेफिनेशन की बात करें, तो ओपनहीम ने 1905 में इसको डिफाइन करा। उससे पहले भी चल रहा था इंटरनेशनल लॉ, एक कॉमन रूलिंग्स की तरह देखा जाता था। लेकिन जब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की एक ब्रांच अलग से डेल्ट होनी शुरू हुई तो उसमें ओपनहीम ने जो एक डेफिनेशन दी, उसमें उन्होंने कहा कि ये सर्टन रूल्स होते हैं, एंड ये रूल्स क्या हैं, द कस्टमरी और कन्वेंशनल। ठीक है, ये रूल्स होते हैं कस्टमरी और कन्वेंशन, एंड आर लीगली बाइंडिंग ऑन द civilized states। ये जो डेफिनेशन आई उसमें का सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं, एंड दैट रूल्स आर ईदर कस्टमरी और कन्वेंशनल, एंड दे लीगली बाउंड द स्टेट्स, राइट, टू फॉलो देम। और इन रूल्स रेगुलेशन से स्टेट्स करती क्या है, जब वो ये जो लीगली बाइंडिंग होता है ऑन द सिविल स्टाइल्स इन
रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, राइट। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखें की वर्ड्स को, तो जो ओपनहीम थे उन्होंने क्लियरली ये बोला कि स्टेट आर द एंटिटीज दैट आर डेल्ट अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मतलब ओनली द स्टेट। एंड बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ इस डेफिनेशन का, दो इट इज ए फर्स्ट टाइम सच टाइप ऑफ डेफिनेशन दैट इज डिफाइनिंग द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, बट क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा क्या था कि एक तो सिविलाइज स्टेट, इसका मतलब क्या है, क्या कोई वर्ल्ड में ऐसी भी स्टेट्स हैं जो नॉन सिविलाइज हैं, और अगर वो सिविलाइज नहीं है तो क्या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ उन पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात क्या था, लीगली बाइंडिंग, जब ये कोई एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट नहीं है दैट इज पास्ड बाय सम लेजिस्लेचर, तो ये लीगली बाइंडिंग कैसे होएगा। इसका मतलब क्या है, क्या स्टेट्स को कंपेल करा जा सकता है थ्रू द कस्टम एंड कन्वेंशंस, और क्या सिर्फ कस्टमरी और कन्वेंशनल लॉ ही हैं जिनके द्वारा इन रिलेशंस को सेटअप करा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स थी। सबसे ज़्यादा तो ये थी क्या स्टेट्स आर द ओनली एंटिटीज जिनके रिलेशन डेल्ट होते हैं अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो जो ओपनहीम की थी, जैसे कैल्सन, कार्ट एंड इस तरह के कुछ जो जूरिस्ट थे, उन्होंने ओपनहीम की डेफिनेशन के साथ अबाइड बाई करा। लेकिन उसके बाद कुछ जूरिस्ट आए जिन्होंने एक स्टेप और, जैसे जैनिंग्स थे, इन्होंने स्टेट के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करा। मतलब ब्रॉडली डेफिनेशन रही कि सर्टन रूल्स हैं जो कि स्टेट्स को लीगली बाइंड करते हैं, स्टेट्स आर द सिविलाइज स्टेट्स। लेकिन फर्दर जूरिस्ट ने ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। लेकिन स्टार्क की जो डेफिनेशन आई ओपनहीम के बाद, एंड नंबर ऑफ अदर जूरिस्ट जिन्होंने थोड़ी बहुत प्लस माइनस इसमें चेंज करके, डेफिनेशन ब्रॉडली यही रही। लेकिन जो स्टार्क थे उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसमें जो रूल्स थे ना, उन्होंने डिफाइन किया कि सर्टेन रूल्स हैं, और ये रूल्स कौन बना रहा है, स्टेट खुद बना रही है। तो जो ये रूल्स थे ये स्टेट खुद को बाउंड कर रही थी, मींस रूल्स स्टेट्स बाउंड देमसेल्फ, राइट। अब यहाँ पे देखो जो ओपनहीम में लीगली बाइंडिंग एक जो टर्म थी वो मिस हो गई। इसमें क्या, स्टेट्स बाउंड देमसेल्फ, इसका मतलब है अगर वो बाउंड करेंगी तो ही वो बाउंड होएंगी, बाउंड करा नहीं जा सकता। तो स्टेट्स बाउंड देमसेल्फ बाय दीज रूल्स इन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स विद ईच अदर, हम दोनों बात कह रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये वो रूल्स थे, और कौन से रूल्स थे, स्टार्क की डेफिनेशन में नहीं बनाए गए ये, लेकिन ये रूल्स फ्रेम करे जा रहे थे स्टेट्स के ही द्वारा, ताकि वो अपने आप को बाउंड कर सकें कि हम एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन सेटअप करेंगे, या हम कैसा रिलेशन और इंटरकोर्स, कैसा हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, लेन देन करेंगे, ये इस डेफिनेशन में इंक्लूड हुआ। फर्दर इन्होंने दो चीज़ों को और इंक्लूड करा, क्योंकि जो मिसिंग पार्ट चल रहा था कि दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल्सो अप्लाइड ऑन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो रूल हैं, ये किस लिए थे कि इन रिलेशन विद ईच अदर, यानी ऑर्गेनाइजेशन आपस में ही कुछ लेन देन कर रही है, एंड विद स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो इस डेफिनेशन में एक तो ये पूरा सारी एस्पेक्ट जोड़ दी कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपस में इन रिलेशन विद ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन सेटअप करेंगे, प्लस में स्टेट के साथ उनका रिलेशन क्या होगा,
या जो इंडिविजुअल्स इन सर्टन केसेस वो क्या होगा। सेकेंडली इन्होंने कहा कि कुछ नॉन गवर्नमेंटल नॉन स्टेट एंटिटीज रेदर these भी हैं and to certain extent the individuals, वो कैसे अपने उनके रिलेशन होंगे टू स्टेट्स, टू ऑर्गेनाइजेशन, टू ईच अदर। इसका मतलब है स्टार्क की जो डेफिनेशन वो थोड़ी सी इंक्लूसिव टाइप थी। उन्होंने बताया कि भाई जो स्टेट्स हैं एक तो वो बाउंड दमसेल्फ करती है, नॉट लीगली बाइंडिंग, यानी ओपन हिम से कंट्रास्ट था। सेकेंडली जो ओपन हिम की शॉर्ट कमिंग्स थी इन द डेफिनेशन वो इन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की। तो अब अगर हम 20th सेंचुरी में ये एक चीज़ देखें, और ये जो स्टेट्स हैं ये कॉमनली ऑब्जर्व करती हैं इन रूल एंड रेगुलेशन को इन देयर रिलेशंस, राइट। तो अगर अब हम 20th सेंचुरी में देखें कि करंटली क्या ये डेफिनेशंस जो हमारे इन आपको और भी बहुत सारे जूरिस्ट की डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन आप जब डेफिनेशंस को पढ़ोगे ना तो वो प्लस माइनस सेम होंगी, थोड़े थोड़े वर्ड्स का डिफरेंस रहेगा और वो करेंगे। लेकिन 20th सेंचुरी में अब अगर हम कहें कि पब्लिक इंटरनेशनल एक्चुअली जो लॉ है वो है क्या, तो देखिए अगर हम प्रीवियस डेफिनेशंस को देखें और जो आगे आई उनको देखें, डिफरेंट प्रोपाउंडर्स को देखें, तो सर्टन थ्योरीज आर ऑल्सो देयर। तो थ्योरीज क्या है, तो हमारी सर्टन थ्योरीज हैं इस रिगार्ड में कि आखिरकार ये हमारा जो पब्लिक इंटरनेशनल ये है क्या, क्योंकि डिफाइन तो कर दिया बट डिफरेंट जो प्रोपाउंडर्स थे उन्होंने भी तो अपनी डिफरेंट थ्योरीज को प्रोपाउंड करा ना। और उन थ्योरीज में जो सबसे पहली थ्योरी थी वो नेचुरल लॉ थ्योरी थी। नेचुरल लॉ थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे और जो मेन जूरिस्ट जो इसको सपोर्ट कर रहे थे वो ह्यूगो ग्रोशियस थे। इनका ये मानना था कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ना वो यूनिवर्सल इन नेचर है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है, सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो कि स्टेट पे इम्पोज होती हैं इवन इफ दे डोंट वांट और रिगार्डलेस ऑफ देयर कंसेंट। तो इन्होंने तो क्या माना कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ना वो एक सुप्रीम नेचर का लॉ है जिसमें स्टेट्स को बाउंड करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कुछ सर्टन राइट्स हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़, क्योंकि जो उनका वो राइट ड्यूटीज़ हैं जो एराइज हो रही हैं ह्यूमन नेचर से, ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ह्यूमंस और सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेंगे एंड दे आर फंडामेंटल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंसेंट और नॉन कंसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जीनोसाइड रिगार्डिंग ट्रीटीज आई, कुछ ऐसे हमारी प्रोविजंस बनी, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी कन्वेंशन हैं जिनमें कहा है कि चाहे कोई देश कैसा भी सेटअप हो उसके अंदर डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो या कोई और अदर तरह की गवर्नमेंट हो, बट वो इतना लॉ को वॉयलेट नहीं कर सकता कि बेसिक ह्यूमन राइट्स भी अपने लोगों को ना दे या वो जिनोसाइड कर दे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, रिलीजन का या कास्ट का या एनी काइंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेटी या जेंडर बायस कर दे। तो इसका मतलब क्या है, द सुप्रीम लॉ इज अराइजिंग फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, उसको किसी के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है क्योंकि जिन ट्रीटीज़ की हम बात कर रहे हैं हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि अगर मेंबर स्टेट उन ट्रीटीज़ को ना माने, उनके सिग्नेटरी ना बने और वो ये कंसेंट ना दे तो कोई भी चीज़ उन पर बाइंडिंग नहीं हो सकती है, राइट। तो इसी से हमारी जो सेकेंड थ्योरी आई दैट इज़, जैसे इस नेचुरल लॉ में हम एग्जांपल देना चाहूँगी, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हैं। जैसे ये ट्रायल 1945 से 1946 तक चले थे और ये जो ट्रायल्स थे ना ये वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने भी नाजी लीडर्स थे उनके ऊपर आरोप ये थे कि उन्होंने
इतनी सारी किलिंग्स करी है, ज्यूज किलिंग करी स्पेशली, यानी एक मास लेवल पे किलिंग कर दी, जीनोसाइड कर दिया। एंड क्योंकि भले ही वो क्राइम्स वार के टाइम ओरिजिनेट हुए, लेकिन दे आर टोटली अगेंस्ट द सुप्रीम नेचुरल लॉ कि आप कोई भी तरह के लीडर हो, लेकिन यू आर नॉट अलाउड, एंड अगर आपका कोई कंट्री है या गवर्नमेंट है, यू आर नॉट अलाउड टू किल पीपल। तो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में उन सभी नाजी लीडर्स को जो पकड़े गए उनको प्रोसिक्यूट करा गया फॉर द किलिंग्स दे हैव डन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, एंड जो किलिंग्स हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटी भी नहीं थी, और इस ट्रीटी के वो इवन मेंबर भी नहीं थे। एक्सप्लिसिटली जिन ग्राउंड्स पे ये ट्रायल चलाए गए वो किसी ट्रीटी में मेंशन भी नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के एग्जाम्पल्स ये एक वो करते हैं ना, एस्टैब्लिश करते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें यूनिवर्सल नेचर की हैं और दे आर अराइजिंग फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, तो उनको डिसरिगार्ड नहीं करा जा सकता। लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत है कि जो नेचुरल लॉ जो स्कूल के प्रोपाउंडर थे, थ्योरिस्ट थे, कि इट इज़ द ओनली वे टू इम्प्लीमेंट और टेकन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दैट इट इज़ ओनली दिस, ये नहीं था। इसीलिए हमारी जो सेकंड थ्योरी है वो आई, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ कि इट इज़ नॉट ओनली। देन आई पॉजिटिव थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी। और जहाँ भी हम पॉजिटिव स्कूल की या एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं, तो पॉजिटिविस्ट थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे वो जॉन ऑस्टिन थे, ठीक है। जॉन ऑस्टिन, हर्ट, कैल्सन, जिन्होंने इस थ्योरी का समर्थन करा, जो इस थ्योरी के साथ अपने आप के अपने विचारों को ये मान रहे थे कि जहाँ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात है ना, वहाँ पे कंसेंट ऑफ द स्टेट, कमांड ऑफ स्टेट इज सुप्रीम। क्योंकि जॉन ऑस्टिन की थी ही कि सॉवरन जो पावर है ना वही है सब कुछ, सॉवरन, कमांड, सैंक्शन, यानी कि सॉवरन जो भी पावर है ना, यानी स्टेट्स इटसेल्फ वो ही सुप्रीम है। वो उनकी कंसेंट कि अगर वो चाहेंगे कि खुद को बाउंड करना चाहते हैं, जैसे स्टार की डेफिनेशन में था कि दे टेकन दोज रूल्स, सर्टन रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द कंट्रीज और बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, बट द स्टेट्स टेकन देम बाउंड बाय दोज रूल्स, तो ही वो बाउंड होएंगे, लीगली बाइंडिंग फोर्स कुछ नहीं है। तो पॉजिटिविस्ट जो स्कूल के थ्योरिस्ट थे, जैसे सर जॉन ऑस्टिन थे, इनका भी ये मानना था कि जो भी सुप्रीम कमांड आती है ना वो फ्रॉम स्टेट्स आती है। नो अदर कैन मेक रूल्स फॉर द स्टेट्स, रैदर स्टेट देमसेल्फ हु कमांड, एंड इफ देयर इज वॉयलेशन सैंक्शंस आर देयर। तो इसी चीज़ को लेकर के एग्जाम्पल हमारी बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, क्योंकि जो ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, या जो हम कन्वेंशन कह देते हैं, राइट, वो इन पे तभी लागू होंगी जब स्टेट उसको साइन करेंगे, है ना, साइन करेंगे और रेटिफाइड करेंगे। और ये जो साइन है ये वॉलंटरी होने चाहिए, मतलब वॉलंटरली साइन होने चाहिए। बाउंड नहीं करा जा सकता कि भाई हमने ये कन्वेंशन बना दी है और अब सब मिल करके इस कन्वेंशन पे अपने साइन इम्पोज करो और अपने देश में इसको लागू करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव थी, जैसे फॉर एग्जांपल वियना कन्वेंशन थी ऑन लॉज ऑफ ट्रीटीज, 1969 में आई है। और खुद वियना कन्वेंशन जो थी उसमें ये मेंशन था कि ये जो ट्रीटीज़ बनती हैं, जो भी ट्रीटीज़ बनती हैं बिटवीन द कंट्रीज, दे मे बी बायलेटरल, दे मे बी मल्टीलेटरल, लेकिन वो तभी उस देश पे बाइंडिंग होंगी व्हेन दैट कंट्री वॉलंटरली बिकम द सिग्नेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटी एंड रेटिफाइड इट। रेटिफाइड मीन्स अपने कंट्री में उसको लागू करने के लिए राजी होंगे, या जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं या लायबिलिटीज़ लिखी हुई हैं वो तभी इम्पोज हो पाएंगी जब ये ऑलरेडी कंसेंट टू दैट ट्रीटीज़ होंगे। और सरप्राइजिंगली इस ट्रीटी के
लेस देन हाफ स्टेट्स, या यूँ कह लो कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टेट्स सिर्फ सिग्नेटरी हैं। इसका मतलब बाकी क्या कह रहे हैं कि ट्रीटीज़ में हमारी अपनी विल है कि हम उनको कैसे साइन करेंगे, वेदर बाइंडिंग होगी या नहीं होगी। इसका मतलब है अगर वो वॉयलेट करना चाहें तो वॉयलेट भी कर देते हैं, विड्रॉ करना चाहें किसी समय भी कंट्री एक किसी भी ट्रीटी या कन्वेंशन से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब है कि जो ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी कह रही थी ये भी बहुत ट्रू लग रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स पे बहुत सारी ये जो ट्रीटीज़ हैं उनमें से कंट्रीज विड्रॉ भी कर जाते हैं। जैसे पेरिस पैक्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ से यूएस से जो था वो विड्रॉ कर लिया था अपने आप से इस पैक्ट में से, और जबकि ये पैक्ट जो था वो एनवायरमेंटल क्राइसिस को टैकल करने के लिए था, जो ग्लोबल वार्मिंग और जो कार्बन एमिशन है उसको 2% तक रिड्यूस करने के लिए सभी कंट्रीज ये कह रहे थे कि ये म्यूचुअल लायबिलिटी होनी चाहिए। मगर यूएस से इससे इतना ऑफेंड हुआ टर्म से कि उसने कहा आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस पेरिस पैक्ट। तो ये एग्जाम्पल है कि किसी भी समय पे इसका मतलब है सुप्रीम जो अथॉरिटी है ना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने के लिए भी किन के पास है, स्टेट्स के पास है। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी हमको ये लगती है कि बहुत सारे मामलों में करेक्ट है, लेकिन बहुत सारे जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं या जैसे वियना जिनेवा कन्वेंशंस है रिगार्डिंग जीनोसाइड है या वार के रिगार्डिंग ट्रीटीज़ हैं, वो ऐसा नहीं है अगर स्टेट्स मेंबर नहीं हैं तो वो अपने कंट्रीज़ में जीनोसाइड करेंगे। बाकी के कंट्रीज़ या जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो इट इज़ ट्रू but at certain extent some treaties are such or some conventions are of such nature that even if the countries are not signatory of those conventions, then also the provision of those conventions applied on all the countries irrespective of their consent or their location or their will. okay, तो इसका मतलब है कि पार्टली ये ठीक भी है लेकिन पार्टली इसका एक अलग वो भी है कि ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम अथॉरिटी सिर्फ स्टेट हैं। collective intention of the countries and to protect the world, जैसे कि एनवायरनमेंट है, ह्यूमन राइट्स हैं, वॉर है, जीनोसाइड है, नंबर ऑफ एजुकेशन एट्सेट्रा, हेल्थ एट्सेट्रा, नंबर ऑफ कन्वेंशन है जहाँ पे सिग्नेटरी ना होते हुए भी स्टेट्स आर बाउंड टू फॉलो। ठीक है, तो इसी के बाद हमारी एक और थ्योरी आ जाती है, क्योंकि देखो थ्योरीज कैसे आती हैं कि कुछ ज्यूरिस्ट जब आते हैं या कुछ थ्योरिस्ट हैं या जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो जब स्टडी करते हैं वर्ल्ड में होने वाली इवेंट्स को या जो केस अराइज होते हैं, जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं, हाउ दे आर टेकन प्लेस, उसके बेसिस पे उनको लगता है ना कि प्रीवियस जो थ्योरीज हैं उनकी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं एंड दे आर नॉट 100% करेक्टली अप्लाइड ऑन द ऑल ऑफ द सिनेरियोज। तो हमारी जो थर्ड थ्योरी आई वो है रियलिस्ट थ्योरी। अब ये जो रियलिस्ट थ्योरी थी ना इसका क्या मानना था कि देखो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि हम लोग इनके पहले मैं वो बता देती हूँ आपको, हंस मैगनथॉ जो प्रोपाउंडर थे, जो मेन इनके इस थ्योरी को प्रोपेगेट करने वाले थे कि हम जो वर्ल्ड के अगर सिनेरियो की बात करें और हम ये देखें कि वर्ल्ड में एक्चुअली क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है। देखो दो थ्योरीज पढ़ चुके, वन इज कह रहा है कि भाई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, यूनिवर्सल लॉ है ये, ह्यूमन अगर इसको ना भी बनाएं तो ये फ्रॉम द सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर या मैन काइंड की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डेवलप होता है। दूसरी आई पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो ये कह रही है नहीं, स्टेट्स आर द सोवरन पावर्स एंड द कमांड ऑफ सोवरन पावर है जो वो सुप्रीम है वही बताएंगे एंड राइट एंड लायबिलिटीज़ क्या होंगी ये स्टेट इम्पोज करेंगी। लेकिन जो रियलिस्ट थ्योरी थी वो ये कहते हैं कि हमने एट लार्ज ये स्टडी किया है, जैसे ये जो थे इनका वर्क था राइटिंग जिसका था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये काफ़ी वर्क इन्होंने एक्सटेंडेड करा कि एक्चुअल कंट्रीज़ के बीच में क्या देखा जा रहा है कि जो नेशंस है ना उसमें एक पावर गेम चल रहा है और जितने पावरफुल कंट्रीज़ हैं ना वो पूरे वर्ल्ड के लिए रूल सेट कर रहे हैं और वर्ल्ड के जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो बाउंड बाय हैं दोज रूल्स, क्योंकि उनकी विल या उनकी कंसेंट एक लेवल तक मायने ही नहीं रखती है बिकॉज द वेरी बिग नेशंस। और जैसे इसका एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल है,
सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट। यूनाइटेड नेशंस में एक जनरल असेंबली, एक सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेन परमानेंट मेंबर है वो 5 कंट्री हैं, दैट आर फ्रांस, चाइना, जर्मनी, अमेरिका, रशिया। और इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। इसका मतलब अगर कोई रोंग डूअर कंट्री है और कंट्रीज हैं और अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल यानी कलेक्टिवली सर्टन नेशंस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे, कोई रिजोल्यूशन पास करना चाहे, तो इनकी वीटो पावर से ये जो रिजोल्यूशन है इसको रोका जा सकता है कि नहीं करना ऐसा कोई भी एक्शन। इसका मतलब ओनली 5 स्टेट्स आर रेगुलेटिंग द स्टेट्स अदर। यूनाइटेड नेशंस में भी मेंबर स्टेट जो पावरफुल हैं वो रिजोल्यूशन, वो कन्वेंशन फ्रेम करते हैं, रिजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो पास करते हैं। एंड एक वर्ल्ड एट लार्ज हिस्सों में बट जाता है कि जो कंट्रीज उस पर्टिकुलर कंट्रीज को, बड़े वालों को फेवर कर रहे हैं वो मान लेंगे, नहीं कर रहे हैं तो किसी दूसरे के साथ हैं। इंडिपेंडेंट विजन की कमी दिखाई देती है और नंबर ऑफ उनमें केसेस में इसको हम एक सेलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निकारागुआ केस है, निकारागुआ केस में यूएस से इंटरफेरेंस कर रहा था निकारागुआ के, और इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस केस में ये माना कि जो यूएसए है वो उसके कॉन्ट्रा और उसकी टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहा है, ये सारा का सारा निकारागुआ के ही फेवर में है। लेकिन देन ऑल्सो यूएसए ने कंटिन्यू रखा अपना इंटरफेरेंस और स्टेप बैक नहीं करा और अपने आप को जस्टिफाई करते रहा। लेकिन उसके इस एक्ट पे, और इवन यूएसए का जो इराक में अटैक था और इराक में 2003 में, उसमें भी सभी कंट्रीज बिल्कुल मम रहे। दे हैव नॉट क्रिटिसाइज और ट्राई टू स्टॉप यूएसए व्हाई यूएसए इज इंटरफियरिंग इन द इराक और कंट्रोलिंग द इराक और अटैक करा। तो मतलब इसके लिए भी पूरा यूनाइटेड नेशन में एक चुप्पी रही। तो कहीं ना कहीं रियलिस्ट थ्योरी भी रिलेट कर पा रही है कि थ्योरेटिकली जो भी थ्योरीज प्रीवियस प्रोपाउंड कर रही हो या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को हम कैसे देखते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट एक्चुअली में जो रियलिस्ट थ्योरी है वो जो बता रही है वो भी हमको दिखाई देता है कि डोमिनेटिंग स्टेट्स सारे रूल एंड रेगुलेशंस को अपने अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। जैसे यूएसए पेरिस पैक्ट से निकल गया, विड्रॉ कर लिया, क्यों? क्योंकि वो पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए या 2% कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपनी कोई भी जिम्मेदारी उठाने से मना कर रहा है। वो कहता है हम लायबल ही नहीं हैं। दीज आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हु आर लायबल टू डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट और द ओजोन लेयर। मीन्स द यूएसए इज नॉट कंज्यूमिंग द एनर्जी, नॉट एमिशन, नो कार्बन एमिशन इज देयर फ्रॉम यूएसए, और वो एनॉयड होकर निकल गए। इसका मतलब क्या है? हम इस ट्रीटीज की टर्म एंड कंडीशन को नहीं मानेंगे। तो वो पावर, और जो जितने भी ऐसे पुअर कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उन पे हैवी पेनल्टीज इम्पोज करी जाती हैं अगर उनके कंट्रीज़ में किसी भी तरह का वॉयलेशन हो रहा हो फॉर रिगार्डिंग एनवायरनमेंट हजार्ड एट्सेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो कंट्रीज़ है ना वो वैसे नहीं है जैसे थ्योरेटिकल कंसेंट एंड वॉलंटरली जो ट्रीटीज़ हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी की बात है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लैकिंग है जो इस थ्योरी को ये कह रहा है कि हाँ एक पार्ट तो ये सच ही है। एंड द फोर्थ थ्योरी इज लिबरल थ्योरी भी बोलते हैं, लिबरल और इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ना, इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे इमानुएल कैंट, और इन्होंने भी इस थ्योरी में क्या बताया, इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क करा और इस वर्क में जो ये बता रहे थे कि जो एक्चुअली पब्लिक इंटरनेशनल है ना वो बड़ा लिबरल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ है। कंट्रीज जो कलेक्टिव है ना वो भी अंडर अ इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। वो कह रहे हैं अगर यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो मिलके कन्वेंशंस बनाते हैं, ट्रीटीज भी उस अम्ब्रेला के नीचे ही होते हैं, मतलब ऑल आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड सर्टेन अदर, जैसे कि WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कैसे रहेगा, कैसे जो कंट्रीज हैं उनके डिस्प्यूट इवन WTO में रिजॉल्व होते हैं रिगार्डिंग द ट्रेड, एंड इवन जो कंट्रीज टर्म एंड कंडीशन को नहीं मान रहे होते
ट्रीटीज़ में वायलेशन कर रहे होते हैं उनको WTO की मेंबरशिप से एक्सपेल आउट भी करा जाता है, उन पे पेनल्टीज भी लगाई जाती है, एंड फर्दर फ्यूचर में उनको कोऑपरेट नहीं करा जाएगा बाय अदर मेंबर कंट्रीज। तो इससे क्या एक डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट होता है। तो जो लिबरल इंस्टीट्यूशनल थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे, प्लस में जो जूरिस्ट इसको फेवर कर रहे थे, उनका क्या मानना था कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ना, वो थ्रू इंस्टीट्यूशंस डेवलप भी करता है और अप्लाइड भी होता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। अब जनरल असेंबली में बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास होते हैं। इवन इफ सम कंट्रीज आर वायलेटिंग सर्टन रूल्स, तो रिजोल्यूशन पास करके क्रिटिसिज्म करा जाता है उन पे। इवन सर्टन टाइम जनरल असेंबली भी उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बुलाती है, जैसे हमने ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बताया। सिक्योरिटी काउंसिल इवन मिलिट्री एक्शन लेती है जो कंट्रीज कुछ गलत कर रहे हैं, कोई भी ऐसा रोंग कमिट करा है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीटीज आर देयर कि कोई भी कंट्री है ना, वो किसी की भी टेरिटरी का वायलेशन नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री की टेरिटरी में घुसता है, वायलेट करता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। एंड बहुत सारी जो कन्वेंशन जो ट्रीटी है इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही बनती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थ्रेट जो कंट्री के द्वारा या कंट्रीज के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्म्ड, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो WHO भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई फॉर सिकिंग द एडवाइजरी ओपिनियन कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेट दिए जा रहे हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में यूज नहीं, इसके लिए कुछ एक एडवाइजरी जारी करी जाए और एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म किया जाए कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को ये थ्रेट ना दे कि हम कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में अपना न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो थ्योरीज हैं, ये अब आप हमने 4 थ्योरीज पढ़ी हैं, चारों थ्योरीज ही हमको ये लग रही हैं कि हाँ भाई ये तो किसी न किसी एक्सटेंट तक, और यहाँ हम कलेक्टिवली देखें तो ऑल थ्योरीज कलेक्टिवली मेड कि यस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसी तरीके से चल रहा है, और सभी 4 थ्योरीज के जो मेन आइडिया है ना, वो मिलके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को बना रहे हैं, या यूँ कह लो कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो ऐसा ही है जैसा इन 4 थ्योरीज में बताया गया है। नहीं, सर्टन एक्सटेंट यूनिवर्सल इन नेचर है, मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल यानी स्टेट्स का कंसेंट, सोवरन पावर वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कस्टमरी लॉज, तो ये यूनिवर्सल हैं, और अगर हम रियलिस्ट देखें तो ऐसा भी है कि बहुत सारी जो एक्चुअल घटनाएं होती है ना, वो डोमिनेट कंट्रीज़ के कंट्रोल से या वो उसको कंट्रोल करते हैं, ऐसा भी देखा गया। एंड जो 4th थ्योरी है वो तो है ही है कि इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका धीरे धीरे जैसे एक डेवलपमेंट हुई है पब्लिक इंटरनेशनल की, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं वर्ल्ड एट लार्ज के आपसी इंटर रिलेशन रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर थिंग। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमने एग्जांपल किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के टाइम पीरियड पे WHO का एक बहुत अहम रोल रहा सभी कंट्रीज़ के लिए गाइडलाइंस जारी करने का, कोऑर्डिनेट करने का, और किसी मेंबर कंट्री को अगर ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए जो इंटर रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा उसमें योगदान था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना कि नेचर क्या है। देखो अभी नेचर हमको समझ में आ रही है ना कि मीनिंग क्या है, तो नेचर क्या है, नेचर इन्हीं थ्योरीज से निकल के आ रही है, क्योंकि हमने ये जो थ्योरीज पढ़ी है ना, तो फाइनली हम ये मानते हैं ना कि व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सी, नेचर को जानने के लिए हमको 2-3 बातों को देखना पड़ेगा, जैसे कि बाइंडिंग नेचर, कि क्या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग नेचर का है। सेकेंडली सोवरन है, राइट, और सोवरन एंड कंसेंट। दूसरा सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होती है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कोई
एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट तो है ही नहीं जो पास कर दिया होगा, या यूँ कह लो कि यूनिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं, कॉडिफिकेशन भी नहीं है, बट कुछ तो सोर्सेज हैं जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजोल्व कैसे करा जाएगा, कैसे, कहाँ से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आ रहा है। और फोर्थ है एनफोर्सेबिलिटी। अब देखो होता क्या है कि अगर हम नेचर को इन जनरल समझें तो बाइंडिंग नेचर का मतलब क्या है कि क्या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये जो जितनी ट्रीटीज़, कन्वेंशन, कस्टमरी लॉज हैं या कोई प्रिंसिपल्स हैं जो हम सोर्सेज में पढ़ेंगे आगे, जो वो हैं उनका बाइंडिंग नेचर क्या है। तो ऐसा देखने में आता है कि येस इट इज़ बाइंडिंग नेचर, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशंस हैं, सभी मेजॉरिटी वर्ल्ड के कंट्री इसके मेंबर हैं। अगर सभी कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर मैटर अराइज होता है तो वो उन कंट्रीज जो वहाँ होंगे उनके आपसी एक कॉमन क्या सहमति निकल के आ रही है या कहाँ मेजॉरिटी आ रही है, वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज किस बात पे राजी हैं या किस बात पे सहमत हैं। जैसे इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पे केसेस चलते हैं और जो केस कोई भी जीत जाता है तो वो बाउंड हो जाता है जो केस हारा है उस देश के ऊपर। मतलब इट इज़ लुक लाइक कि जैसे एक किसी भी म्यूनसिपल लॉ में कोर्ट होते हैं वैसा ही यहाँ पे एक कोर्ट है। इवन इंटरनेशनल पुलिस इज देयर, इंटरनेशनल पुलिस जिसको हम पॉपुलरली इंटरपोल बोलते हैं, राइट। तो मतलब इट सीम्स कि यस सर्टन थिंग्स आर देयर, इंस्टीट्यूशंस आर देयर जो कि बाइंडिंग इन नेचर होते हैं, यानी वो बाउंड कर सकते हैं कंट्रीज को रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट जो चल रही है। वो किन्हीं दो कंट्री में हो सकती है या दो से ज़्यादा में हो सकती है, या कुछ मैटर जो वर्ल्ड एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं तो उनमें बाइंडिंग होता है। सेकेंड है सोवरन एंड कंसेंट। ये देखिए सभी ट्रीटीज़ जो कन्वेंशंस बनती हैं, इवन हमने अभी पढ़ा है वियना कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ ट्रीटीज़, इसका मतलब क्या है, जब भी ट्रीटीज़ बनेंगी वो एट वेरी गुड फेथ होंगी, गुडविल के साथ होंगी। इसमें हमने सुंट सरवेंडा नहीं, ये यहाँ नहीं, सेंट पैक्टा सर्वेंडा, राइट। इसका मतलब है बाइंडिंग इन नेचर, और बाइंडिंग कैसे होगा, गुड फेथ में बनेंगी। यानी कि जो भी कंट्रीज कोई भी ट्रीटीज़ को बनाएंगे, कन्वेंशन को बनाएंगे, वो कंट्री की एक सोवरन पावर है वेदर ही वॉन्ट टू बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटी और नॉट, वेदर ही वॉन्ट टू एनफोर्स दैट पर्टिकुलर ट्रीटी इन देयर कंट्रीज और नॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आया, सॉरी नॉट फंडामेंटल राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948, तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने उन ह्यूमन राइट्स को अपने अपने कंट्रीज में बाय एक्ट, स्टैट्यूट या इन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करा। जैसे इंडिया ने ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूड करा, इन्हीं ह्यूमन राइट्स को एज ए फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ तो उसमें फंडामेंटल राइट्स है, कुछ उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कुछ के लिए स्पेशल एक्ट्स बना लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी इज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन इज नाउ ए फंडामेंटल राइट, एंड मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि ह्यूमन राइट्स एक नेचर ही उसकी ह्यूमंस को राइट देना, यानी उनकी ये एक बेसिक राइट्स हैं जो हर ह्यूमन को प्रोवाइड होने चाहिए। तो वो कंट्रीज़ क्या करते हैं, उनकी सॉवरन पावर है हाउ टू एक्ट ऑन दिस ट्रीटीज एंड वेदर दे वॉन्ट टू अबाइड बाई दिस ट्रीटीज और नॉट। तो इसका मतलब सुप्रीम जो पावर है ना वो कंट्रीज़ के पास है, उनकी वॉलंटरली कंसेंट से है। थर्ड जो है वो सोर्सेज हैं जो नेचर को डिफाइन करते हैं। तो हमने सोर्सेज में हम अभी पढ़ेंगे कि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, इसको कस्टमरी लॉ भी बोलते हैं, राइट। जनरल प्रिंसिपल्स हैं,
जुडिशियल डिसीजंस एंड academic राइटिंग्स। ये हमारे जो ब्रॉडली हम बात कर रहे हैं 5 हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ चलता है। यानी कोई भी अगर इवन जो कन्वेंशन बना रही हो तो कैसे बनाएंगे, वो कन्वेंशन भी बेसिस क्या कहाँ से आएगी कि एक्चुअली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या वहाँ पे कोई कस्टमरी लॉ प्रिवलेंट है, क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में अप्लाई ऑलरेडी हो रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तो सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशंस या जिनको हम ट्रीटीज़ बोलते हैं उनकी तरफ देखा जाता है डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के लिए। यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री जिनके बीच में डिस्प्यूट है, क्या वो किसी ट्रीटी या कन्वेंशन के मेंबर हैं। अगर वो हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उस ट्रीटी में क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या किसी कंट्री ने वॉयलेट करी है, जो भी वॉयलेटिंग कंट्री है या जो भी उसको ओवर रिड कर रहा है रेदर, वो कंट्री उस डिस्प्यूट को लूज़ कर देगा। इसका मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी फर्स्ट फॉरमोस्ट इनको ही देखता है कि कन्वेंशन या ट्रीटीज़ हैं क्या। इफ़ नॉट और मे बी along with these conventions some customary laws are there, यानी certain customs prevalent in that particular area or between the countries or world at large। और क्या ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं या certain conflict है। और मान लो कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि both are missing, then certain general principles हैं जो अप्लाई होते हैं, क्या उनको अप्लाई करा जा सकता है। इफ़ somehow सम जुडिशियल डिसीजन है क्या किसी बॉडी के, या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के खुद ही या किसी म्यूनिसिपल या रीजनल कोर्ट्स के, दो ये बड़े ही वो हैं वेरी लेसली अप्लाइड एज वेल एज सब्सिडरी टाइप ऑफ सोर्सेज हैं। लेकिन ये हमारे सर्टन सोर्सेज हैं जो हमारे अप्लाई होते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के टाइम पे। तो इसका मतलब है सर्टन है ना कुछ चीज़ें जिनको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो देखता है और वहाँ से वो अपनी वो लेता है कि क्या प्रोविजंस हम देखें, तो वो देख करके वो जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देता है। फिर हमारा आता फोर्स है एनफोर्सेबिलिटी। अब देखिए एनफोर्सेबिलिटी की बात जब करते हैं ना तो एनफोर्स कैसे होएगा, तो एनफोर्सेबिलिटी के लिए हमारे इंटरनेशनली सैंक्शंस हैं, उन सैंक्शंस को अप्लाई करा जा सकता है। और ये सैंक्शंस के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है जो मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है, जनरल असेंबली है जहाँ पे रिजोल्यूशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी हो सकता है, प्लस में जनरल रिजोल्यूशन भी पास हो सकता है अगेंस्ट द स्टेट। तो ये जो सैंक्शंस है ना जब ये अप्लाई होती हैं, और सैंक्शंस भी क्या होती हैं ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यानी इट कुड बी इकोनॉमिक, इट कुड बी डिप्लोमेटिक और इट मिलिट्री एक्शन का ले लेना। और जो अल्टीमेट है वार जो अब रशिया और यूक्रेन में चल ही रहा है, राइट, तो वार भी कर सकते हैं, बट ये लास्ट रिजोर्ट होता है किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन का। और अगर ये एनफोर्सेबिलिटी और कैसे होती है, देयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सर्टेन ट्रिब्यूनल्स आर देयर जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं और उसको अप्लाई करने की एनफोर्सेबिलिटी होती कैसे है, थ्रू दीज मीडियम्स एनफोर्स करा जा सकता है, यानी उनको बाउंड करा जा सकता है। अब ये तो हो गया कि नेचर कैसी है, तो हमने पढ़ लिया भाई नेचर इसकी ऐसी है। लेकिन एक बात देखिए, हमारा अक्सर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब ये जो क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ये डेवलप कैसे हुआ, हिस्टोरिकल भी देखा जाए तो इसकी डेवलपमेंट कंट्रीज़ के रिलेशंस कैसे रखे जाएं, कैसे होते हैं, या कैसे वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं, वेदर इट मे बी जनरल डीलिंग्स और इट मे बी ट्रेड कमर्शियल डीलिंग्स ऑल्सो। और टेरिटरीज का बनना मतलब एक्वायर कर लेना, लूज कर देना, वार हो जाना और वार के आउटकम्स हो जाना, ये हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बना तो ये एक और स्टेपिंग स्टोन था कि भाई वर्ल्ड को एक
वन अम्ब्रेला के अंडर लाना बहुत जरूरी है, वरना वर्ल्ड क्या है इतने हिस्सों में बंट के, और 2 वर्ल्ड वार इस चीज़ को साबित कर चुके थे कि कंट्रीज में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक छोटे लेवल पे अगर रिजोल्व ना करे तो वो बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड एट लार्ज पे चला जाता है, मतलब वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ये बहुत अर्जेंट नीड हुई कि भाई कंट्रीज को म्यूचुअली पीसफुली एमिकेबल तरीके से डिस्प्यूट को रिजोल्व करनी चाहिए, ना कि वार को ऑप्ट करना चाहिए। तो देखो वर्ल्ड वार कब हुआ था, अब हम 2024 में भी हम रशिया और यूक्रेन की वार को देख पा रहे हैं, बट ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स, ये वार वर्ल्ड वार में कन्वर्ट नहीं होने के चांसेस ही हैं। हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये प्रोपेगेट ऐसे ही होता रहा, और क्योंकि कंट्रीज आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में देख रहे हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को वार्निंग दे रहा है, जैसे अभी रशिया कह रहा था कि अगर अमेरिका इसमें आया तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, रशिया को यूरोपियन कंट्रीज वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो स्टेप बैक नहीं किया तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एंड सर्टन थिंग्स आर देयर, बट पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से उतनी जल्दी वर्स्ट नहीं हो रही है सिचुएशन जैसे हमने 2 वर्ल्ड वार में देखा। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है, देखो हमने इतना डिस्कस करा, अब क्योंकि थ्योरीज हैं, सर्टन जूरिस्ट हैं, एंड नंबर ऑफ जूरिस्ट हैं, सर्टन भी नहीं, नंबर ऑफ जूरिस्ट आर देयर, जिनकी जो आइडियोलॉजी है ना वो कभी कोई एक चीज़ को फेवर कर रहा है, कोई दूसरी को कर रहा है, कोई तीसरी को, चौथी को, एंड उसके भी क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिसिज्म थ्योरी भी है कि ऑल आर क्रिटिसाइजिंग, सर्टन ग्रुप आर क्रिटिसाइजिंग कि भाई ये चारों ही थ्योरी ठीक नहीं है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ऐसा ही नहीं है। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, वेदर इट इज ए वीक लॉ, राइट, और इट इज ए ट्रू लॉ। देखिए इसका डिफरेंस ना कि हमारा जो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है इसकी नेचर कैसी है, ये वीक है या एक स्ट्रॉन्ग ट्रू फॉर्म में लॉ है। देखो इन्हीं 4 से हम चलेंगे आगे एग्जाम्पल करते हुए। देखो बाइंडिंग नेचर की बात है, हमने अभी पढ़ा कि बाइंडिंग नेचर का मतलब है कि ये बाउंड करा जा सकता है स्टेट्स को थ्रू ट्रीटी कन्वेंशंस तो है ही, साथ में यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पे बाउंड करा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो ट्रू में तो जो हम अब तक पहले पढ़ा वो ट्रू नेचर को ही प्रोपाउंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बाइंडिंग नेचर है, सॉवरन एंड कंसेंट की वैल्यू है, सुप्रीम है, रेदर सोर्सेज हैं, एनफोर्सेबिलिटी है। लेकिन इसका काउंटर पार्ट क्या है, आपको नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो इसकी दूसरी साइड को एक्सपोज करते हैं या इसकी दूसरी साइड को दिखाते हैं कि हाउ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज टेकन एज ए वीक लॉ, इनफैक्ट वेरी वीक लॉ। और एक थ्योरी तो ये भी कहते हैं कि वीक लॉ के बाद भी क्या है, ये वैनिशिंग पॉइंट पे आ चुका है, यानी ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हम दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे कि ऑल स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट, कोई जो रिलेशंस हैं वो कलेक्टिव लेवल पे नहीं हो रहे, सब इंडिपेंडेंटली अपने सॉवरन पावर के हिसाब से करेंगे, यानी धीरे धीरे ये पॉइंट आ गया है कि इट इज़ वैनिशिंग आउट। बट क्या ये सच है कि ख़त्म हो जाएगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, या हो रहा है एक्चुअली? तो देखो बाइंडिंग नेचर जब हम बात करते हैं तो मैंने अभी ये पेरिस पैक्ट का एग्जाम्पल दिया, राइट, जैसे इसमें निकारागुआ का एग्जाम्पल दिया केसेस का, इराक का एग्जाम्पल दिया आपको, इराक पे अटैक यूएसए ने करा था 2003 में। तो ये जो केसेस हैं ये अपने आप में क्या बता रहे हैं कि स्टेट मानते हैं क्या, या कोई भी एजेंसीज या कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्टेट को, क्योंकि निकारागुआ केसेस में क्लियरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये अपना डिसीजन दिया था कि यूएसए का इंटरफेरेंस रॉन्ग है, निकारागुआ का अपना जो एक कॉन्ट्रा एंड टेरिटोरियल जो एस्पेक्ट है वो इन फेवर ऑफ निकारागुआ, एंड राइटली उसका राइट है, एक राइटियस राइट है निकारागुआ का, लेकिन यूएसए ने उसके बाद भी अपनी इंटरफेरेंस को चालू रखा। जबकि इराक अटैक जो यूएसए ने करा उसमें क्रिटिसिज्म भी नहीं आया, यूनाइटेड नेशंस ने टोटल किनारा कर लिया और यूएसए को किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या है, और जैसे इसी में बाइंडिंग नेचर में साउथ चाइना सी केस है,
ये 2016 का है, जो कि साउथ सी में चाइना का जो इंटरफेरेंस है, इनग्रेस है, उसको चैलेंज करा गया था। ये फिलीपींस वर्सेस चाइना था, जिसमें कि जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने इन फेवर ऑफ फिलीपींस अपना जजमेंट दिया, और चाइना को ये माना कि चाइना का कोई राइट नहीं है वहाँ टेरिटोरियल सी में, लेकिन उसके बावजूद चाइना का इनग्रेस जारी, चाइना का अपना स्टैंड जारी, और ये डिस्पाइट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट के बावजूद भी चाइना ने नहीं माना। जैसे इसका एक और हमारा कुलभूषण जाधव का केस है इंडिया में, कि कुलभूषण जाधव का इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस से उनका एक राइट टू बी हर्ड या एक एडवोकेट का लीगल एड का राइट है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसको पार्शली फॉलो करा, लेकिन एक्चुअल ट्रू सेंस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर को नहीं माना। तो नहीं माना तो बाइंडिंग नेचर कैसे रहा? इसका मतलब है जो कंट्रीज ऑप्ट कर लेते हैं कि हम इस ट्रीटी को मानेंगे ही नहीं, हम इस ट्रीटी के मेंबर ही नहीं है, तो फिर उनको बाउंड ही नहीं करा जा सकता। इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग नेचर वहीं तक है जब तक खुद कंट्रीज अलाउ करें टू बाउंड देमसेल्फ विद द रूल एंड रेगुलेशंस, जो भी ट्रीटीज या कन्वेंशंस में लिखा हुआ है। इफ दे ऑप्टेड आउट कि हम सिग्नेटरी ही नहीं होंगे और ऑन लेटर स्टेज विड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रीटीज और कन्वेंशन, तो फिर ये बाइंड होगा ही नहीं, वो हट लेंगे अपने आप को। तो एक वीक है इस पॉइंट पे भी। दूसरा है सोवरन एंड कंसेंट। अब ये ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ एक एप्लीकेबल चीज़ है, लेकिन सेकंड व्यू हमारी जो यूनिवर्सल थ्योरी थी जो प्रोपाउंड कर रही थी वही है कि बहुत सारी कन्वेंशंस ऐसी हैं जिसमें इवन दो द स्टेट्स आर नॉट द मेंबर ऑफ ट्रीटीज, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, राइट 45, मैंने अभी ये बताया ही था आप लोगों को। क्या इसमें कोई ट्रीटी भी नहीं थी, कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन किसी ट्रीटी की नहीं थी जो इस तरह की पावर को डील करती हो कि वर्ल्ड वार में जो नाजीज ने जो भी वार के दौरान क्राइम्स करे, जूस की किलिंग करी, जीनोसाइड करे, उनके लिए पनिश करने के लिए ये राइट किस ट्रिब्यूनल के पास है? ऐसे ही टोक्यो में टोक्यो ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ, उसने भी वार क्राइम्स को डील करा। तो मतलब कोई ट्रीटीज ना होते हुए भी, एक्सप्लिसिट प्रोविजन ना होते हुए भी उनको प्रोसिक्यूट करा गया और सजा दी गई। तो इसका मतलब क्या है? वो जिस कंट्री के नागरिक थे वो नहीं रोक पा रहे कि हम देंगे इनको पनिशमेंट या प्रोसिक्यूशन हमारे कंट्री में चलना चाहिए। ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्रीज, उनका क्या लोकस स्टैंडी है टू डील विद द क्रिमिनल्स ऑफ सर्टेन अदर रीज़न, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पकड़ के प्रोसिक्यूशंस चलाए भी और हुए भी। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस साबित हो रही है, और ख़ासकर जो कन्वेंशंस वर्ल्ड एट लार्ज को, जैसे एनवायरनमेंट है ना, हेल्थ है, वार जैसे हैं, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात होती है, उसमें सोवरन एंड कंसेंट दरकिनार करके वो सब पे अप्लाई होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिग्नेटरी उन्होंने बने हैं नहीं बने, या उन्होंने रेटिफिकेशन करी है नहीं करी, लेकिन देन ऑल्सो वो प्रोविज़न उन सभी कंट्रीज़ पे अप्लाई होती है। फिर बात करते हैं हम सोर्सेज की। अब सोर्सेज की बात करें तो ये नेचर, क्योंकि ये जो हमने अभी पढ़े कि 5 सोर्सेज हम ब्रॉडली पढ़ते हैं, वो जो सोर्सेज हैं वो डेवलप हुए हैं इंटरनेशनली, बट देयर इज़ नो लेजिस्लेचर, नो स्टैट्यू दैट इज़ पास्ड बाय ए लेजिस्लेचर। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की भी बात करें तो वो एक जनरल कलेक्टिवली बहुत सारे वर्ल्ड के जो देश हैं ना वो उसके मेंबर हैं, बट दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी कंट्री दैट इज़ अंडर द म्यूनिसिपल लॉ, कि एक प्रॉपर तरीके से पास होता है लॉ और फिर वो अप्लाई होता है। वो वाला फोर्स इन सोर्सेज में मिसिंग है। ये तो डेवलप हो रहा है वक्त के हिसाब से, कस्टमरी लॉज हैं वो कंट्रीज आपस में ही सेटअप करते हैं कि हमारी डीलिंग्स एक दूसरे के साथ कैसी होंगी। तो इसका मतलब है कोई ऐसा लॉ नहीं है जो अप्लाई हो सके कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि वो एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है या स्टेट पे अप्लाई होता है विद इन द स्टेट अंडर द म्यूनिसिपल लॉज। तो वो इसकी नेचर को वीक टाइप ऑफ नेचर बना देता है, राइट। और क्योंकि कई बार ये सोर्सेज में से पहले जो 2 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, टीटी कन्वेंशन, उसके स्टेट्स मेंबर नहीं होते तो वो मना कर देते हैं, कोई कस्टम वहाँ पे प्रिवलेंट नहीं होता तो अप्लाई नहीं होता, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा? या दोनों ही कंट्री अगर अड़े रहे तो कैसे ये रिजोल्यूशन होगा कि कौन सा राइट किस कंट्री का है? तो एक
ऐसा भी आ जाता है कि सारा स्टैंड बाय पे आ जाता है डिस्प्यूट, मतलब नोबडी इज, और फिर उससे क्या हो जाता है, वो वार जैसी सिचुएशन, टेंशन या कोल्ड वार जैसी सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज नथिंग इज देयर कि कैसे पता लगाएं किसका राइट है किसका नहीं है, ठीक है। और एनफोर्सेबिलिटी की बात करें तो ओबियसली वेरी वीक लॉ, क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी जैसा हम कहते हैं कि एनफोर्स करा जा सकता है, बट हमने जैसे साउथ चाइना सी का केस पढ़ा, या हमने जैसे यूएसए के इंग्रेस पढ़े, बहुत बहुत सारे केसेस हैं, या हमने अदर जैसे अब हम ऑनगोइंग यूक्रेन और रशिया का वार देख रहे हैं कि कोई भी तरीके से कोई भी जो कन्वेंशन रिगार्डिंग रिनंसिएशन ऑफ वार हैं वो नहीं अप्लाई हो रही क्या, या जनरल जो ट्रीटीज़, एक जनरल कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ भी हैं कि कोई भी वार के दौरान सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन बोथ साइड इस चीज़ की वायलेशन हो रही है, हॉस्पिटल्स पे स्कूल्स पे भी बॉम्बिंग करी जा रही है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और उनकी जो असेंशियल ह्यूमन राइट्स है ना, या असेंशियल एमिनिटीज़ जो उनको मिलनी चाहिए वो वार में नहीं मिल रही है। सिमिलरली इजराइल और पैलेस्टीन गाजा पट्टी पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो अब इजराइल ने, क्योंकि रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन रिटेलिएशन की भी एक्सटेंट है, और एक रैशनल तरीके से रिटेलिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताने वाला वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। एंड अगर यूनाइटेड नेशंस का या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का या जो सिक्योरिटी काउंसिल्स की फोर्सेस हैं या जो इंटरनेशनल पुलिस है, वो ऐसा नहीं है ना, बाइंडिंग नेचर से लेके एनफोर्सेबिलिटी को अगर हम कॉमनली देखें तो जैसे एक स्टेट के अंदर होता है, जैसे म्यूनसिपल लॉ के अंदर होता है कि देयर इज़ ए पुलिस, देयर इज़ ए कोर्ट, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, मतलब पुलिस सिस्टम इज़ देयर, क्रिमिनल और सिविल जस्टिस सिस्टम इज़ देयर, एंड देयर एनफोर्सेबिलिटी, प्रिजनमेंट इज़ देयर। कोई क्राइम करेगा, कोई रॉन्ग करेगा तो उसको प्रिजन में डाला जाएगा, जो कि ये तीनों असेंशियल्स टोटली मिसिंग है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। और अब जो ये वार करंटली है, कुछ हमारी जो 21st सेंचुरी में ये चल रहा है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डिक्लाइन होकर एक वैनिशिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। यानी अगर इस तरह की वॉयलेशन चलती रही, कंट्रीज़ अपनी मनमानी करते रहे, डोमिनेटिंग कंट्रीज़ ही अपनी जो रूलिंग्स है वो अपनी ईज के अकॉर्डिंग सेट करते रहे, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। वीक मतलब ट्रू नॉन ट्रू या वीक की बात नहीं है, ये वैनिश आउट हो जाएगा। तो ये जो नेचर है ना, अब आप देखो, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये टोटली वीक है। ऑब्वियसली हमको ये भी दिख रहा है कि वर्ल्ड एट लार्ज पे जो म्यूचुअल कोऑपरेशन हो रहा है या ग्लोबली जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के कोऑपरेशन से होती हैं। वेदर आपके कोई इंडिविजुअल हो, जैसे हमने असाइलम्स पढ़ते हैं, एक्स्ट्राडिशन पढ़ते हैं, ट्रेड हो रहे हैं, सर्टन टेरिटोरियल डिस्प्यूट बहुत ही एमिकेबल तरीके से रिजॉल्व हो रहे हैं, आपसी समझौते हो रहे हैं, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन है, ओशियंस हैं उनमें टेरिटरी, इवन स्पेस में कंट्रीज़ कैसे करेंगे, वो म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट्स बन रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर ग्लोबली कोऑपरेशन ना हो और म्यूचुअल एग्रीमेंट्स ना हो तो ये जो इंटर रिलेशन है ये इतने ज़्यादा स्ट्रेंड हो जाएंगे कि टैकल आउट नहीं होंगे। इसका मतलब है ये एक हद तक हमें लगता है कि दो नॉट ए ट्रू लॉ बट यह सर्टन एक्सटेंट ट्रू लॉ की तरह ही बिहेव करता है, बट जो वॉयलेशंस होती हैं डिफरेंट लेवल पे कंट्रीज़ अपनी मनमानी करते रहते हैं। जैसे न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट ट्रीटी हैं, कन्वेंशन है, बट फिर भी आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि कोई ना कोई कंट्री दूसरे कंट्री या कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकियाँ देते हैं। इसका मतलब है कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जो वॉयलेटिंग कंट्रीज़ को, या जो कंट्रीज सिटीज़ में टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं या वो मेंबर ना है बट वो वर्ल्ड एट लार्ज के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। देयर इज़ नो एजेंसी, नो अथॉरिटी जो कि इन चीज़ों के लिए कोई कंक्रीट स्टेप उठा सके। तो हमको ये भी लगता है इट इज़ वेरी वीक टाइप ऑफ लॉ, राइट। तो भाई ये अब क्या है कि ये दोनों ही पार्ट हमको, एट वन हैंड इट इज़ वीक, एट अदर हैंड वी कैन से यस इट इज़ ए लॉ, क्योंकि लीगल जो प्रोविज़न है वो कंट्री म्यूचुअली एग्रीड होके बना ही रहे हैं और उनके बेसिस पे एक दूसरे के साथ डीलिंग कर ही रहे हैं। तो ये हमारा टोटल नेचर था एंड आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को हमारा मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। इफ़ एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू से और आस्क,
काइंडली पोस्ट इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज है, इसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सभी टॉपिक्स के लेक्चर आपको मिलेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी हेल्दी। ओके डियर स्टूडेंट, गुड बाय फॉर नाउ।